स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। हेलो एवरीवन, मगहन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। वो पीला दुपट्टा हर बार हवा में उड़ता हुआ मिलता था या फिर कहीं पर अटका हुआ या पड़ा हुआ मिलता था। लोग कहते हैं उस पीले दुपट्टे में किसी आत्मा की औरत है जिसे जिंदा जला दिया गया था। पर ये सच है या कहानी, वो कैसे पता चले? क्योंकि जिसने उस पीले दुपट्टे को छुआ वो दोबारा कभी वापस नहीं आया। लेकिन ये बात सिर्फ तब तक एक अफवाह थी जब तक अंजलि ने उस पीले दुपट्टे को नहीं छुआ। ये कहानी है अंजलि की, जो भोपाल के एक हॉस्टल में शिफ्ट हुई। हॉस्टल नहीं, ये एक पीजी था, ये गर्ल्स स्टे होम था। एक पुरानी हवेली को रिनोवेट करके गर्ल्स पीजी के अंदर बदल दिया गया था और इसी पीजी में शिफ्ट हुई अंजलि। और इस पीजी का एक रूल था कि शाम को 5 बजे के बाद छत पर नहीं जाना है। अगर कभी कोई पीला दुपट्टा उड़ता हुआ या पड़ा हुआ दिखाई दे तो उसे हाथ नहीं लगाना है। इस वार्निंग को हॉस्टल की सभी लड़कियां और अंजलि भी मजाक में लेती थी। लेकिन अंजलि की जिंदगी तब बदली जब एक दिन छत पर पड़े हुए एक पीले दुपट्टे को अंजलि ने छू लिया। उस दिन के बाद अंजलि अंजलि नहीं रही। वो किसी और की जुबान बोलती थी, किसी और की यादें जीती थी और किसी और की मौत के लिए रोती थी। क्या हुआ अंजलि के साथ, कैसे हुआ अंजलि के साथ, ये सब हम लोग सुनेंगे हमारी इस कहानी में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। भाई मेरा डेटा कह रहा है कि ऑलमोस्ट 65% लोग कहानी को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई चार्ज नहीं, लेकिन आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मिलता है मोटिवेशन। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई अलग टाइप ऑफ स्टोरीज या आपके लिए कोई, आपको लगता है कोई ऐसी स्टोरी है, फेमस स्टोरी है जो आपके पास है, आप सुनना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अंजलि 22 साल की एक चुलबुली लड़की थी जो भोपाल में एक फेमस कॉलेज के अंदर एमएससी करने आई थी। 12th क्लास के बाद से अंजलि अपने घर के बाहर रही है और बहुत हॉस्टल्स, पीजीज वगैरह में वो रही है। यहाँ जब वो पहुंची तो उसने देखा कि कॉलेज के आसपास के सारे हॉस्टल भर चुके थे और किसी में भी रूम खाली नहीं था। और ढूंढते ढांढते वो पहुंची एक पीजी पर जिसका नाम था शांति गर्ल्स होम स्टे। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक ठीक ठाक मॉडर्न घर होगा, लेकिन जैसे वहां पर पहुंची उस पीजी की बिल्डिंग को देखकर उसका चेहरा उतर गया। ये कोई पुरानी हवेली थी जिसे रिनोवेट करके एक गर्ल्स पीजी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। बड़े बड़े दरवाजे, सकरी सीढ़ियां और दीवारों से जगह जगह से प्लास्टर उतरा हुआ था। ये हवेली कॉलोनी के बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में थी। इसके आसपास ज्यादा, मतलब जब घर खत्म हो जाता है थोड़ा बड़ी जगह थी, इसलिए तो अकेली ही अलोन स्टैंडिंग बिल्डिंग थी। और रात को अंधेरा होने के बाद ये बिल्डिंग और ज्यादा सन्नाटे मारने लग जाती थी। अंजलि वार्डन से मिलती है, वार्डन उसे उसके रूम तक लेकर जाती है और रूम तक जाते जाते वो देखती है कि छत की तरफ जो गेट था, मतलब जैसे घूमते ना, छड़ के फ्लोर से घूमते तो देखते हैं सीढ़ियां हैं छत की तो जाने के लिए, तो वहां एक गेट लगा हुआ था, उसके ऊपर मोटा सा ताला लगा हुआ था। तो अंजलि वार्डन से पूछती कि ये ताला यहाँ पर क्यों लगा हुआ है। वार्डन ने बस इतना ही कहा, ये छत पे जाने का रास्ता है, लेकिन छत का इधर वाला हिस्सा और जो प्रॉपर्टी है वो डिस्प्यूटेड है, इसलिए हॉस्टल के किसी भी मेंबर का उस तरफ जाना मना है। छत का गेट दिन में 12 बजे से शाम को 5 बजे तक खुलता है। 5 बजे बाद छत पर जाना सख्त मना है और इसीलिए ताला लगा हुआ है। तुम्हें भी इस छत की तरफ उसके बाद नहीं जाना है। वार्डन की बात सुनकर अंजलि को थोड़ा अजीब सा लगा। उसने लगा ठीक है, होगा कोई ना कोई रूल इनका। अंजलि का रूम शेयरिंग बेसिस पर था क्योंकि बजट उसका कम था और शेयरिंग बेसिस पर उसके बजट के अंदर रूम आ रहा था। तो उसकी रूममेट थी मीरा, जो इसी भोपाल के आसपास के एरिया से ही थी और पिछले 2 साल से वो इसी हॉस्टल में रह रही थी। खैर, अपना सामान वगैरह सेट करने के बाद वो मीरा से मिलती है। मीरा अंजलि का खुलकर स्वागत करती है। दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करती है, अपने बारे में बताती हैं और बहुत कम टाइम, मतलब 2-3 घंटे के अंदर ही ये दोनों आपस में घुल मिल जाती हैं। उस रात भी ये बैठकर बहुत देर तक खाना खाने के बाद आपस में बातें कर रही होती है। मीरा को भी एक रूम पार्टनर मिल गया था, वो भी बहुत अकेला फील किया करती थी क्योंकि ज्यादा लोगों से उसकी दोस्ती थी नहीं। ऐसे तो बातचीत सबसे करती थी, लेकिन होता ना एक रूम पार्टनर जब आपको मिल जाता है तो उसके साथ आप बहुत सारी और अलग अलग तरीके की बातें कर सकते हैं। तब अंजलि मजाक मजाक में मीरा से बोलती कि यार, जैसा इस पीजी का नाम है ना वैसा ही यहाँ का माहौल है।
बिल्कुल शांति है यहाँ पे अलग ही तरीके की। तो मीरा भी उसकी बात को सुनकर हँस देती है, फिर उससे कहती है कि यहाँ पर शांति पता है क्यों है? क्योंकि इस जगह की अपनी एक कहानी है। ये पीजी पहले एक हवेली थी, जैसे तुझे इसकी स्ट्रक्चर देख के पता लग गया होगा, और लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक तांत्रिक परिवार रहता था। फिर वो तांत्रिक परिवार यहाँ से चला गया और उसके बाद कई सालों तक ये हवेली खाली रही और उसके बाद इसे इस पीजी में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन कन्वर्ट करने के बाद से यहाँ पर अजीब अजीब सी घटनाएं होती रहती है। एक पीला दुपट्टा है जो यहाँ पर भटकता रहता है। उसकी बात सुनकर अंजलि हंसती हुई बोलती, क्या यार तुम भी ना हॉरर स्टोरी बना लो बस। मुझे पता है मैं यहाँ नई हूँ, इसलिए तुम मुझे डराने के लिए स्टोरीज बना रही हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन मैं इससे पहले भी हॉस्टल्स में रही हुई हूँ और मुझे पता है कि जब पहली बार हॉस्टल में कोई नया इंसान आता है तो उससे मजाक करने के लिए क्या क्या किया जाता है, इसलिए तुम ये बनावटी कहानी ना मुझे मत सुना। अंजलि की ये बात सुनकर मीरा ने सीरियस होकर अंजलि की आंखों में आंखें डालकर बोला, ये मजाक नहीं है अंजलि, मैंने खुद अपनी आंखों से उस पीले दुपट्टे को देखा है। अंजलि ने हंसकर कहा, तो क्या कपड़ों के भी भूत होने लग गए हैं? क्या वो पीला दुपट्टा भूत बन गया है? अरे पीले कपड़े से क्या डरना। उसकी बात सुनकर मीरा और ज्यादा सीरियस हो गई और फिर उसने अंजलि से कहा, 2 साल पहले एक लड़की यहाँ रहती थी, उसका नाम था अर्पिता। वो भी नए बैच में आई थी, लेकिन वो सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी, ना किसी से बात करती ज्यादा, ना किसी से बोलचाल करती। एक शाम की बात है, वो छत पर अपने कपड़े सुखाने गई थी। तब उसने किसी को बताया कि उसने एक पीला चमकता हुआ दुपट्टा देखा और उसे उठाकर अपने रूम में ले आई। और उस दिन के बाद से उसका बर्ताव बदलने लगा। उसकी आंखें हर समय लाल रहती, वो बोलती कम और हंसती ज्यादा थी। पूरी पूरी रात वो जागा करती थी। फिर 1 हफ्ते बाद वो अचानक से गायब हो गई। पुलिस को बुलाया गया, उसकी सर्च की गई, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिली। और अगर कुछ मिला तो सिर्फ उसका एक दुपट्टा जो जला हुआ था और बालों से भरा हुआ था। मीरा की ये बात सुनकर अंजलि जो अभी तक मजाक के मूड में थी, वो थोड़ा सीरियस हो गई और बोलती है, तो फिर पीजी वालों ने कुछ नहीं किया? मीरा ने धीरे से कहा। उसके बाद वार्डन ने एक रूल बना दिया कि छत का दरवाजा सिर्फ 12 से 5 तक खुलेगा और 5 बजे बाद छत पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। और 12 से 5 भी छत का दरवाजा सिर्फ इसलिए खुलता है ताकि हम लोग कपड़े वगैरह सुखा सकें। और तब से इस हॉस्टल में ये बात चलती है कि किसी को भी कोई पीला कपड़ा दिखाई दे तो गलती से भी उसे ना छुए। इसलिए तुम भी ध्यान रखना, कभी अगर तुम छत पर जाओ और तुम्हें कोई पीला कपड़ा दिखाई दे तो तुम उसे हाथ मत लगाना। अंजलि को मीरा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि जब भी आप किसी नए हॉस्टल में जाते हो, उसकी हिस्ट्री रही, उसने देखा है सब, नए इंसान को डराने के लिए लोग कुछ ना कुछ कहानियां सुनाते ही हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ प्रैंक करने की कोशिश करते ही हैं। और वैसे भी वो मीरा से आज पहली बार ही तो मिली थी, वो उस पर इतना ट्रस्ट कैसे कर सकती थी? वो मीरा के सामने डरने की एक्टिंग करते हुए बोली, यार मुझे ही सब मत सुना, मुझे बहुत डर लगता है। और जैसे अंजलि ने ये बोला, मीरा अंजलि के को एक स्माइल पास करती है और हंसते हुए वो अपने बिस्तर पर सोने चली जाती है। मीरा की हंसी देखकर अंजलि कंफर्म हो गई थी कि मीरा सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रही है और वो भी इस बात को इग्नोर मारकर अपने बिस्तर पर सोने चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इस मुद्दे पर दोबारा कभी इनकी कोई बातचीत नहीं होती है। एक दिन दोनों ही करीबन दिन में 1 बजे के आसपास रूम पर आ जाते हैं और आते ही मीरा अंजलि से बोलती है कि अरे काम करते हैं, कपड़े धोकर छत पर सुखा देते हैं, आज धूप भी तेज है तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। अंजलि के भी कपड़े गंदे हो रखे थे, दोनों ने मिलकर कपड़े धोए और करीबन 2 बजे के आसपास दोनों छत पर गए कपड़े सुखाने के लिए। तो जैसे अपनी बाल्टियां छत पर इन्होंने रखी तो एकदम से मीरा के पास एक कॉल आता है। वो कॉल पर बात करते करते इधर उधर मतलब थोड़ा साइड में हो जाती है और फिर वो अंजलि से बोलती है कि यार तू एक बार प्लीज मेरे कपड़े भी सुखा देना, मेरा कुछ अर्जेंट कॉल है, मुझे बात करनी है। तो अंजलि बहुत सपोर्टिंग बिहेवियर की, तो इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। दोनों एक दूसरे को कुछ भी काम बोल देती थी और कोई मना नहीं करता था। तो अंजलि ने अपने भी कपड़े सुखा दिए और उसके बाद उसने मीरा के कपड़े भी सुखा दिए। कपड़े सुखाने के बाद अंजलि पहली बार उस छत पर आई थी, उस छत को एक्सप्लोर कर रही थी और चारों तरफ देख रही थी। तो उसकी छत से बाहर पूरी कॉलोनी दिख रही थी, इधर भी सारा व्यू था और पीछे वो जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी वो भी वहीं पर थी। उसने देखा, उसे वो एक नॉर्मल छत की तरह ही लग रही थी और उस छत पे खड़े होते ही उसे मीरा की वो बात याद आई, पीले दुपट्टे वाली। वो एक्सप्लोर कर रही थी कि देखे कहाँ दिखता है पीला दुपट्टा। उसने चारों तरफ देखा, उसे कोई दुपट्टा वगैरह दिखाई नहीं दिया। 5-7 मिनट स्पेंड करने के बाद वो वापस से नीचे आ गई। नीचे बैठकर दोनों ही अपना काम वगैरह करने लगी और करीबन 4:30 बजे के आसपास मीरा अंजलि से बोलती है कि यार
एक काम करते हैं, थोड़ी भूख भी लग रही है, चाय और मैगी बना लेते हैं और टाइम भी हो गया, अपने कपड़े भी उतार लाते हैं। तो अंजलि उससे कहती है, काम कर, तू चाय और मैगी बना, मैं ऊपर से कपड़े उतार के लाती हूँ। तो मीरा उससे बोलती है, चल ठीक है, तू कपड़े ले आ, मैं चाय और मैगी बनाती हूँ। तो उधर वो जाकर अपना चाय मैगी बनाना शुरू कर लेती है और इधर अंजलि अकेली ही छत पर आकर सारे कपड़े समेट लेती है। सारे कपड़े समेटकर वो जैसे ही नीचे जाने लगती है, उसकी नजर छत के एक साइड पर पड़ती है, जहां पर एक पीला सा गंदा सा, जिसके ऊपर डस्ट हो रखी हो बहुत सारी, दुपट्टा सा पड़ा हुआ था। उसे देखते ही उसे मीरा की बात याद आती है कि तुम्हें अगर कोई पीला कपड़ा पड़ा हुआ दिखाई दे तो उसे छूना मत। या मैं आपको बता दूं, अंजलि इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी, उसे सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां लगती थी। और उस दुपट्टे को देखकर उसे लगा कि उसे डराने के लिए मीरा चुपचाप पीछे से आकर वो दुपट्टा वहां पर रख गई है। अंजलि चलकर उसके पास जाती है, तो वहां जाकर देखती तो वो ऐसा कोई पीला दुपट्टा नहीं था, वो बहुत गंदा से, कई सालों से धुला नहीं हो, बिल्कुल उसके ऊपर काले रंग की लेयर सी बनी हुई थी, मैल सी। वो उसे उठाती और उसे झाड़ती है, तो झाड़ने के बाद उसे धूल हटती है, तो देखती है कि वाकई में वो एक पीला दुपट्टा था। अबे बाकी कपड़ों से धूल झाड़ो तो ब्राउन कलर की धूल होती है, लेकिन उससे जैसे सफेद कलर की राख झड़ी हो। अंजलि उस दुपट्टे को ऑब्जर्व करती है, उसे थोड़ा अपने पास लाती है, उसे उस दुपट्टे से अजीब सी स्मेल आती है और स्मेल की वजह से दुपट्टे को वापस से फेंक देती है। उसके मन में यही था कि सब मीरा का प्लान है, इसलिए वो घबराने की एक्टिंग करते हुए दौड़कर नीचे मीरा के पास जाती है और जाकर बोलती है कि मीरा, छत के ऊपर एक पीला दुपट्टा पड़ा हुआ था, मैंने उसे उठा लिया। ये सुनते ही मीरा का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है और बोलती है कि तू पागल है क्या, तूने उसको उठाया क्यों, तुझे कितनी बार मना किया था मैंने, तुझे समझ नहीं आया अंजलि, तुझे नहीं पता तूने क्या कर दिया है। तभी अंजलि हंसते हुए बोली, अरे यार इतनी ओवर एक्टिंग मत कर, मुझे पता है वो कपड़ा तूने ही वहां रखा था ताकि मैं तेरी इमेजिनरी स्टोरी के ऊपर भरोसा कर लूं। मीरा बहुत गुस्सा होती है और उससे बिना कुछ बोले सिर्फ उसकी तरफ गुस्से भरी आंखों से देखते हुए वहां से चुपचाप चली जाती है। अंजलि सोचती है कि ठीक है, अभी थोड़ी देर में सेटल हो जाएगी, इसका पर्दाफाश हो गया, इसलिए गुस्सा करने की एक्टिंग कर रही है। वो सब कुछ भुलाकर अपने काम में लग जाती है। उसके थोड़ी देर बाद मीरा आती है, अंजलि मीरा के पास जाती है, उससे बात करती है और समझाती है कि तू डर मत यार, कुछ नहीं होता। बोलती नहीं, तुझे ये सब मजाक लग रहा है, बट ऐसा है नहीं। अगेन अंजलि को अभी तक भी यही लग रहा था कि मीरा सिर्फ एक्टिंग कर रही है उसे डराने के लिए। खैर, अंजलि आज थोड़ा जल्दी ही लेट गई थी अपने बिस्तर पर और मीरा जो थी वो अपना पढ़ाई वगैरह कर रही थी। पढ़ाई वगैरह करके वो भी अपने बिस्तर पर सोने चली जाती है और फिर उसकी थोड़ी देर के बाद आंख खुलती है किसी आवाज़ से। उस आवाज़ की तरफ देखती तो देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। रूम के एक कोने में दीवार पर अंजलि धीरे धीरे अपना सिर मार रही थी इस तरह से। उसे देखकर वो घबराती हुई लैंग्वेज में से आवाज़ देती है, अंजलि। उसकी आवाज़ देते ही अंजलि उसकी तरफ घूमती है और आप ही मानो कि मीरा का तो काटो दो खूनी, उसकी आंखें बिल्कुल चौड़ी हो जाती है, उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे कुछ काला काला लगा हुआ था और उसकी आवाज सुनकर अंजलि मीरा की तरफ बढ़ने लगती है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मीरा कांपते हुए रोने लगती है और उसे रोता हुआ देखकर एकदम से अंजलि हंसते हुए चिल्लाती है, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। और वो जाकर मीरा को संभालती और बोलती है, अरे यार मैं तो मजाक कर रही थी, कुछ भी नहीं है, तू डर मत। अब मीरा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो बोलती है, समझती क्या तुम अपने आप को, ये कैसा मजाक था। अंजलि उससे हाथ जोड़कर सॉरी बोलते बोलते, यार देख, मैंने तेरे साथ प्रैंक किया, फर्स्ट डे तूने मुझे डराने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने आज ऐसा किया। मीरा गुस्से में बोलती, मैं मजाक नहीं कर रही थी, मैंने जो कुछ कहा था वो सच है, लेकिन आज के बाद मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है, मुझसे आज के बाद ऐसा मजाक मत करना। और इतना बोलकर अपना तकिया अपने सिर पे लेकर करवट बदलकर सो गई। अंजलि की हरकतों से मीरा को भी ये लग रहा था कि वो झूठ बोल रही कि उसने कोई दुपट्टा देखा है। यहाँ मीरा ये समझ रही थी कि अंजलि उसे डराने की कोशिश कर रही है और अंजलि ये समझकर बैठी थी कि मीरा उसे एक मनगढ़ंत कहानी सुना रही है और ये दुपट्टे की कोई कहानी नहीं है। वो दुपट्टा जो उसने उस दिन उठाकर देखा वो मीरा ने ही छत पर रखा था अंजलि को डराने के लिए। अगले दिन सुबह उठकर मीरा अंजलि से कोई बातचीत नहीं करती है। दोनों कॉलेज जाते हैं। कॉलेज से आने के बाद भी मीरा अंजलि से नाराज थी। रात को डिनर करते वक्त भी मीरा अंजलि से बात नहीं कर रही थी। तो अंजलि ने जैसे तैसे करके मीरा को वापस मनाया और उसने कहा कि मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। तब जाके मीरा कहीं मानती है और फिर ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो इस रात दोनों अपनी पढ़ाई वगैरह खत्म करके, मतलब बातचीत करके, पढ़ाई वढ़ाई खत्म करके अपना सोने चले जाते हैं। तो रात में अंजलि को एक फोन पर कॉल आता है। उस कॉल को रिसीव करने के लिए अंजलि अपने रूम से बाहर चली जाती है। कॉल पर बात कर रही होती है कि तभी एकदम से पीछे से कोई अंजलि के बाल खींचता है। वो पीछे घूमकर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन उसे बहुत अच्छे तरीके से फील होता है कि किसी ने उसके बालों को पकड़कर खींचा है। वो इस चीज को इग्नोर करके वापस से अपने कॉल पर लग जाती है और फिर से आपने ना फोन यहाँ लगा रखा है, तभी उसे ऐसा फील होता है कि इस कान में किसी ने आकर वहां पर कुछ फुसफुसाया। फिर से घूम के देखा, वहां पर कोई भी नहीं था,
लेकिन अब अंजलि को डर लग रहा था। उसे कंफर्म था कि वाकई में किसी ने उसके कान में कुछ बोला है, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं था। वो फटाफट से कॉल डिस्कनेक्ट करके अंदर रूम में चले जाती है, तो जाकर देखती है कि थोड़ी देर पहले मीरा सोई हुई थी, वो अब उठी हुई थी। उसने पूछा क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आई? तो बोलती है हाँ यार नींद नहीं आ रही, सोच रही हूँ थोड़ा काम बचा हुआ है, वो काम कंप्लीट कर लेती हूँ, और अपनी बुक्स वगैरह लेकर टेबल पर बैठ जाती है। इधर अंजलि अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है। रातों करीबन 1:30 बजे के आसपास मीरा अपनी पढ़ाई वगैरह खत्म करके अपनी बुक्स को रख रही होती है। लाइट जली हुई थी रूम की, कि तभी अंजलि एकदम से अपने बिस्तर से उठती है। मीरा की नजर उस पर पड़ती कि एकदम से कैसे उठ गई। उसको देख रही होती है, तो अंजलि उठकर कमरे के अंदर जो मिरर लगा हुआ था जिस पे लोग तैयार होते थे, वहां जाकर सामने खड़ी हो जाती है और अजीब सी नजरों से गर्दन घुमा घुमा के अपने आप को निहारना शुरू करती है। उसे देखकर मीरा को अजीब सा लगता है और वो सोचती है कि आज इसने फिर से वही नाटक शुरू कर दिया है। वो अंजलि को आवाज लगाती है, अंजलि तुमने आज फिर वो नौटंकी शुरू कर दी है। लेकिन उधर से अंजलि कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और टेबल पर पड़ी हुई सीजर उठाती है और अपने बालों को पकड़कर काटने लगती है। मीरा एकदम से घबरा जाती है, उसकी तरफ जाती है और बोलती है कि अंजलि ये क्या कर रही हो? पर अंजलि तो मानो होश में ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। वो भागकर अंजलि का हाथ पकड़ लेती है और जैसे वो अंजलि का हाथ पकड़ती एकदम से वो हाथ छोड़ देती है। मीरा को ऐसा लगा जैसे उसने किसी बर्फ के टुकड़े पर हाथ रख दिया हो। अंजलि का हाथ बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था और जैसे वो पीछे हटी, अंजलि उसकी तरफ घूमती और बोलती है, मैं अंजलि नहीं फूलमती हूँ। मीरा को लगा कि वो फिर से नौटंकी कर रही है। वो उसके हाथ से सिर छीनती और खींच के एक थप्पड़ उसे मारती है और थप्पड़ मारते ही अंजलि वहीं की वहीं बेहोश हो जाती है। मीरा को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि कल भी इसने मुझे परेशान किया, आज भी, और उसने उसको थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने में जब वो नीचे गिर जाती है तो जाकर उसको उठाती है। अंजलि होश में आती है और होश में आकर बोलती है कि यार मैं यहाँ कैसे आ गई, मैं तो बेड पर सोई हुई थी। मीरा थोड़ा घबरा जाती है और बोलती है कि यार देख मजाक मत कर, कल भी तूने ऐसा मजाक किया था और आज फिर से वापस तू मजाक कर रही है। लेकिन आज मीरा को भी अंजलि का बिहेवियर थोड़ा अलग लग रहा था। अंजलि कंफ्यूजिंगली मीरा की तरफ देखती और बोलती है कि पागल हो क्या, मैं क्यों मजाक करूंगी, मैंने कल मजाक किया था और मैं उसके लिए सॉरी बोल चुकी हूँ और मैं वहां सोई थी, मैं यहाँ कैसे आई? मीरा उसको देखते हुए बोलती है कि पता नहीं तुम नींदों में चल रही थी। अब मीरा को भी डर लग रहा था ये बताने के लिए कि एक सपाटा मतलब एक थप्पड़ वो अंजलि को लगा चुकी है और अंजलि को तो कुछ भी याद नहीं था। वो वापस से उठती अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और इधर मीरा कंफ्यूज स्टेट में रहती है कि उसे समझ में नहीं आता, वो बहुत कंफ्यूज थी कि सच बोल रही है या फिर कल की तरह नाटक कर रही है। लेकिन जिस तरीके से उसने बोला था कि मैं फूलमती हूं, एक बार के लिए तो मीरा की आत्मा सिहर गई थी। अब ये बोलकर वो सोने चली जाती है। इधर मीरा सोचती है कि आखिर सब चल क्या रहा है, आखिर कोई लड़की अपने ही बाल क्यों काटेगी। खैर उसने उस रात के बाद से अंजलि के ऊपर नजर रखना शुरू किया। अगली रात जब वो सोई हुई थी तो अंजलि फिर से उठती है। इस बार मीरा बिना अपने बिस्तर से उठे बस छोटी सी आंखों से उसे देखती रहती है और वो देखती कि कर क्या रही है। वो देखती कि वापस से अंजलि उस कांच के पास पहुंचती है, अपने थोड़े से बाल काटती है, फिर उन कटे हुए बालों को ले जाकर बालकनी में वो जला देती है और जलाते टाइम वो कुछ अजीब से मंत्र पढ़ रही थी जो मीरा ने अपनी जिंदगी में पहली बार सुने थे। एक दो दिन तो मीरा ने सब कुछ ऑब्जर्व किया, लेकिन जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसे लगा कि उसे वार्डन से बात करनी चाहिए। वो वार्डन के पास जाती है और बताती है कि इस तरह से अंजलि को छत के ऊपर एक दुपट्टा दिखाई दिया जिसके बारे में सब लोग यहाँ पर बात करते हैं, और उस दिन से ही अंजलि जो है वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। उसने उस वार्डन को फूलमती का नाम भी बताया। बाकी सब बातों पे तो वार्डन ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही फूलमती नाम आया उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। लेकिन उसने बातों को इग्नोर करते हुए कहा, ये सब नौटंकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इन सब फालतू बातों के ऊपर ध्यान मत दो, वो लड़की तुम्हें डराने के लिए सब कुछ कर रही है। लेकिन मीरा यहाँ पर समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वार्डन कुछ ना कुछ मीरा से छुपा रही है और अब मीरा ने ठान लिया था कि वो भी इस राज को जानकर रहेगी। उसे बहुत अच्छे से पता था कि इनकी जो वार्डन है उसको डायरी लिखने की आदत थी और वो उस डायरी को अपनी टेबल की 3rd ड्रॉर के अंदर रखा करती थी। मीरा ने रैकी करना शुरू किया और उस मौके को तलाशना शुरू किया जब वार्डन के रूम में कोई नहीं होता है। फिर एक दिन मीरा को मिलता है मौका जब उनकी वार्डन हॉस्टल से किसी काम से बाहर जाती है। वो फटाफट से उसके कमरे में जाती है और उस ड्रॉर को खोलती है तो वो देखती है कि वहां पर एक नहीं, वही एक ही सेम ब्लैक कलर की बहुत सारी डायरीज पड़ी हुई थी। करीबन
शायद 10 या 15 डायरीज वो होंगी और समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सी डायरी उठाए। वो एक एक करके सभी डायरियों को चेक करना शुरू करती है। तभी उसे एक डायरी दिखती है जिसके ऊपर लाल सिंदूर से स्वास्तिक बना हुआ था। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि इसी डायरी के अंदर कुछ ना कुछ है। उसने उस डायरी को खोला और उसके पन्नों को पलटने लगी और तभी उसे वहां पर एक पन्ने पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। वो जो भी कुछ लिखा हुआ था वो बहुत ही ऐसे शेकी सी राइटिंग होती है ना, क्योंकि डर के मारे कांपते हुए कोई लिखता है। वहां पर लिखा हुआ था, एक लड़की जिसका नाम फूलमती है, उसने छत पे अपने आप को आग लगा दी है। उसमें आगे सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि लोग कहते हैं कि इस लड़की की माँ एक तांत्रिक है और ये इस लड़की के द्वारा दूसरी लड़कियों के ऊपर काला जादू करवाती है। हॉस्टल में रहने वाली सभी लड़कियां उससे परेशान थी और एक दिन उन लड़कियों ने उसे काली राख से कुछ करते हुए पकड़ लिया। उसके बाद उसे पूरे हॉस्टल के सामने बेइज्जत किया गया और उसके साथ हॉस्टल लड़कियों ने मारपीट की और मोहल्ले के सामने भी एक मान सकते हो कि उसका जुलूस सा निकाला गया, उसको शर्मोसार कर दिया गया। और इसी वजह से रात के समय पर उसने एक पीला दुपट्टा ओढ़कर छत पर अपने आप को आग लगा दी। उसकी चीखें हॉस्टल के कोने कोने में गूंजती रही, लेकिन कोई भी डर के मारे निकलकर बाहर नहीं गया। और सुबह जहां जली हुई बॉडी पड़ी थी उसके पास में पड़ा हुआ था एक थोड़ा जला हुआ पीला दुपट्टा। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद पुलिस उसकी बॉडी को ले गई, लेकिन वो दुपट्टा पता नहीं कहां चला गया। तब से लोग कहते हैं कि फूलमती की आत्मा उसी पीले दुपट्टे में है और जो कोई उस पीले दुपट्टे को छू लेता है उसकी आत्मा फूलमती के अंदर आ जाती है। ये पढ़कर मीरा के होश उड़ जाते हैं कि उसे अंजलि ने बताया था कि उसने उस दुपट्टे को छुआ था और उसके बाद उसने खुद अपने मुंह से बोला था कि मैं फूलमती हूँ। मीरा कुछ देर तक सिर्फ सोचते रही कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या वो चुपचाप वहां से निकल जाए, पर उसे लगा कि निर्दोष अंजलि की जान भी तो खतरे में है। पता नहीं वो जो आत्मा उसके शरीर में है उसके साथ क्या करेगी क्या नहीं। और उसने ठाना कि वो अंजलि की मदद जरूर करेगी। वो उस डायरी को वहां पर रखकर वापस अपने रूम पर चली जाती है और वहां उसे बालकनी में अंजलि खड़ी हुई दिखाई देती है। वो जाकर अंजलि को सारी बात बताती कि फूलमती की कहानी क्या थी और कहां किस सोर्स वो इस कहानी को पढ़कर आ रही है। उसकी बात सुनकर अंजलि मुस्कुराते हुए बोलती है कि वो प्लीज, ये कोई हॉरर मूवी चल रही है क्या? मैं क्या पागल हूं जो तुम्हारी इस बात पर विश्वास करूंगी? मीरा ने उससे कहा, तुझे विश्वास नहीं है ना, चल मेरे साथ। वो उसे कांच के सामने लेकर जाती है और पीछे से उसके बालों को आगे करके बताती है, ये बता तेरी ये बाल इतने छोटे कैसे हो गए? इधर वाले बाल तो तेरे बड़े हैं और ये वाले बाल, ये छोटे छोटे बाल किसने काट दिए? ये कोई हेयर स्टाइल है जो तू कटवा के आती है? और पिछले कितने दिनों से तूने बाल नहीं कटवाए हैं? अपने बालों को देखकर अंजलि को थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वाकई में उसके बाल बड़े अजीब तरीके से कटे हुए थे। फिर अंजलि हंसते हुए बोलती है, अरे यार, हो सकता है कोई इल्यूजन होगा उस चक्कर में, या पता नहीं कहीं से फंस के टूट गए होंगे। मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तू पता नहीं कैसी बात करी, फूलमती की कहानी तो पता नहीं कहाँ से लेकर आ गई है। मीरा को ये बात समझ में नहीं आई कि सब कुछ देखते हुए भी वो चीज़ों को इग्नोर क्यों कर रही है। उसके बाद मीरा चुपचाप वहां से चली जाती है। अब मीरा को भी गुस्सा आ गया था कि जब वार्डन को फर्क नहीं पड़ रहा, उसको खुद को फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, भाड़ में जाने दो। उसके बाद उसने अंजलि के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन 2-3 दिन के बाद ही मीरा सोई हुई थी और अचानक से उसकी आंख अंजलि की आवाज से खुलती है। वो बुरी तरह चीख रही थी। वो दौड़कर उस आवाज की तरफ जाती है तो जाकर देखती है तो हॉस्टल के नीचे हॉल में अंजलि आग के लपटों के अंदर घिरी हुई थी। उसके कपड़ों में आग लग गई थी। उधर वार्डन और 2-3 लड़के मिलकर उसके आग को बुझा रही थी। थोड़ी देर में उसकी आग पर काबू पा लिया गया। ज्यादा तो नहीं, लेकिन उसके हाथ पर कुछ थोड़ा बहुत जल गया था। आग पर काबू पाने के बाद उसको संभाला गया, वो ठीक थी। उसे भी नहीं पता था कि उसके कपड़ों में आग कैसे लग गई और वो नीचे कैसे आ गई। वो तो अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। इसके बाद उसके पेरेंट्स को कॉल किया गया। नेक्स्ट डे उसके पेरेंट्स आए। जब उसके पेरेंट्स आए तो उन्होंने अंजलि को संभाला और इस बार मीरा के अंदर से एक आवाज आई कि उसे उसके पेरेंट्स को सब कुछ बता देना चाहिए। वो उसके मम्मी पापा को अंजलि से थोड़ा अलग लेकर गई और उसने उनको सारी बात बताई। यहाँ जो अंजलि के माता पिता थे वो इन सब चीज़ों में विश्वास रखते थे। मैं आपको बता दूं कि अंजलि के माता पिता और अंजलि ये सभी लोग कामाख्या मंदिर रेगुलरली जाया करते थे, कामाख्या मंदिर से जुड़े हुए थे और शायद इसी वजह से फूलमती ने अंजलि से इंटरेक्ट करने की कोशिश भी की थी। तो उसके फादर ने माँ कामाख्या मंदिर के एक पुजारी थे, क्योंकि लोग वहां जाया करते थे, इनके कांटेक्ट में थे, वो उनको कॉल किया और उनको सारी बात बताई। उनकी बात सुनने के बाद वो जो पुजारी जी थे उन्होंने कहा, जिस आत्मा के नियंत्रण में अंजलि है वो एक जीवित डायन बनने वाली थी। वो अपनी माँ से
काली विद्या सीख रही थी, लेकिन लोगों ने उसे पहले ही पकड़ लिया और उसे बेइज्जत करके वो जहां रहती थी वहां से बाहर निकाल दिया। इसी वजह से उसने अपना तांत्रिक पहनावा पहनकर वो पीला दुपट्टा लगाकर एक क्रिया की और अपने आप को आग लगा दी, ताकि उसकी आत्मा उस पीले दुपट्टे के अंदर आ जाए और फिर सही समय आने पर वो अपनी विद्या को पूरी कर सके एक सही शरीर के माध्यम से। आत्मा उस दुपट्टे से बंधी हुई है और अब अंजलि के शरीर का सहारा लेकर वो अपनी बची हुई क्रिया विधि को पूरा करना चाहती है। उसके बाद अंजलि के पेरेंट्स ने उन पंडित जी से कहा कि आप कैसे भी करके हमारे बच्ची को बचाइए, हमारी इकलौती बेटी है। उन्होंने कहा कि तुम लोग 2 दिन के बाद माँ कामाख्या मंदिर आ जाओ, वहीं पर हम लोग पूजा करवाएंगे और इसका इलाज करेंगे। अगले दिन ये लोग ट्रेन से माँ कामाख्या मंदिर के लिए निकल जाते हैं। ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जगह जगह पर जो बाबा होते हैं, पंडित होते हैं, वो लोग घूम रहे थे। बहुत सारे लोग उनके पास आए हुए थे। वहाँ पहुँचकर उन्हें पता लगा कि आज की रात अमावस्या की रात थी और ऐसी जो रात होती है वो तांत्रिक क्रिया विधियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। इसके बाद जाकर वो उन पुजारी जी से मिलते हैं। पुजारी जी उन्हें लेकर मंदिर के पीछे एक गोपनीय गुफा जो थी वहां पर लेकर जाते हैं, जहाँ पे नॉर्मली कोई इंसान का जाना अलाउड नहीं है। सिर्फ मंदिर के जो बड़े और पहुंचे हुए पुजारी हैं, सिर्फ वही लोग वहां पर जा सकते हैं, उनके साथ वाले लोग वहां पर जा सकते हैं। इधर बाकी केसेस में जहां आपने देखा है कि किसी मंदिर या किसी जगह पर ले जाने पर ऐसे लोग उल्टा बिहेव करना शुरू करते हैं और वहां से भागना शुरू करते हैं, इधर अंजलि की आंखों के अंदर एक अलग चमक और एक अलग एक्सप्रेशन थे, जैसे वो उसका मकसद ही यही था कि वो इस मंदिर तक पहुंचे। अब अंजलि को उस गुफा के अंदर ले जाकर बैठाया गया। उधर पंडित जी ने अपनी माला वगैरह पहनाई, कुछ पत्र वगैरह निकाले, लेकिन जैसे वो सब सेटअप कर रहे थे, उधर अंजलि ने आंखें बंद कर कुछ मंत्र से पढ़ना शुरू किए। जैसे उसने मंत्र पढ़ना शुरू किए, पंडित जी ने उसकी तरफ देखा, उसको ऑब्जर्व किया और उसके बाद अपने 2 चेलों को इशारा किया। उन्होंने फटाफट से अंजलि को पकड़ लिया और फिर पंडित जी ने अंजलि के पेरेंट्स तरफ देख के बोला, यह आत्मा माँ कामाख्या देवी की शक्तियों का गलत उपयोग करने आई है। ये तुम्हारी बेटी के द्वारा अपनी तंत्र सिद्धि को वापस से सिद्ध करना चाहती है और इसीलिए यहाँ बैठते इसने ये मंत्र जाप शुरू कर दिया है। लेकिन अब माँ कामाख्या ही इसका न्याय करेगी। इसके बाद उन्होंने थोड़ा जो उनकी मूर्ति थी उसके पीछे जाकर एक छोटा सा यंत्र निकाला। उस यंत्र के चारों कोनों के ऊपर योगियों की छोटी छोटी मूर्तियां बनी थी, जैसे 4 योगी बैठे हुए हों, और उसे लाकर उस अंजलि के सामने रख दिया। उसके बाद उन्होंने एक नारियल के ऊपर थोड़ी सी राख रखी और उस यंत्र के बिल्कुल बीच में रख दिया। जो राख थी ये फूलमती के जले हुए शरीर को चिन्हित कर रही थी, उसको सिग्निफाई कर रही थी कि ये जो राख है ये फूलमती की जली हुई राख है। और इसके बाद उन पंडित जी ने बहुत ही इंटेंसिटी के साथ मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उन मंत्रों के वाइब्रेशन ऐसे थे कि पूरी गुफा जो थी उन मंत्रों से गूंज रही थी। गुफा में बिल्कुल अंधेरा था और जो रोशनी थी वो माँ कामाख्या के चरणों में जले हुए दिए की थी। और तभी कुछ देर के बाद अंजलि को एक अजीब से झटका लगता है और उसके हाथ पैर मुड़ने लगते हैं, जैसे उसके शरीर में हड्डियां ही ना हो। और फिर वो एक बूढ़ी औरत की आवाज में बोलती है, रुक जाओ, मेरी तपस्या पूरी होने दो। उन लोगों ने मुझे रोक दिया था, मेरी तपस्या पूरी हो जाने दो, फिर मैं इसके शरीर को छोड़ दूंगी। फिर वो पंडित जी बोलते हैं, और इसके शरीर को छोड़ने के बाद जाने तू कितने और शरीर बर्बाद करेगी। वो अपने चेलों को इशारा करते हुए उसे उठाते हैं और सीधे माँ कामाख्या के चरणों के अंदर उसको बिठा देते हैं, ले जाकर लिटा देते हैं पकड़ के। और जब तक वो उसे खींच कर ले जा रहे थे तब तक वो बहुत बुरी तरह छटपटा रही थी, लेकिन जैसे उसे माँ कामाख्या के चरणों में बिठाया गया एकदम से बिल्कुल शांत हो गई। और उस पूरे प्रोसेस के दौरान वो जो बड़े पुजारी जी थे वो अपने मंत्रों का जाप कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद अंजलि बिल्कुल शांत हो जाती है। जब उसे होश आता है तो बुरी तरह दर्द से कराह रही थी, क्योंकि जो उसके हाथ पैर मुड़े थे उस प्रोसेस में उसका जो जॉइंट था वो डिसलोकेट हो गया था। पुजारी जी ने कहा कि आप इसे ले जाएं, अभी बिल्कुल ठीक है, ये उस आत्मा के प्रभाव से मुक्त हो चुकी है। उसके बाद उसे वहां से सीधे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसका जॉइंट वगैरह वापस से ठीक किया गया। और उसके बाद वो वहां से रिलीव होकर अपने घर के लिए निकली। घर पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहला फोन मीरा को किया और उसे बताया कि किस तरह से वो ठीक हो गई है। जब उसे सारी बातें बताई गई तो मीरा ने भी उस हॉस्टल को खाली करने का निश्चय किया और अंजलि का सामान भी वहां से निकाल लिया गया। उसके बाद दोबारा कभी अंजलि उस हॉस्टल की तरफ नहीं गई, लेकिन उसके बाद भी उस हॉस्टल में लड़कियां रहती आई हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद कभी उस हॉस्टल की छत पर दोबारा उस पीले दुपट्टे को नहीं देखा गया। और शायद वो पीले दुपट्टे की कहानी अंजलि
के साथ साथ ही, मतलब अंजलि के उस हॉस्टल को छोड़ने के साथ साथ ही खत्म हो गई है, क्योंकि अंजलि ने शायद, या अंजलि के द्वारा शायद, उस आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। तो ये थी कहानी पीले दुपट्टे की। कहाँ कहाँ और कैसे कैसे ये चीज़ें इंसानों से इंटरेक्ट करती है, किसने सोचा होगा कि एक पीले दुपट्टे में भी कोई आत्मा बस सकती है। तो आप भी ध्यान रखना, अगली बार अगर आपको चाहे पीला ना हो, काला हो, हरा हो, नीला हो या लाल हो, कोई दुपट्टा ऐसे ही कहीं पड़ा हुआ दिख जाए तो उसे छूने की कोशिश ना करें, वरना हो सकता है आपको भी कोई फूलमती मिल जाए। आई होप आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।